नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत आंसर शीट का अवलोकन करेंगे। यानी वर्ष 2020 का जो एग्जाम हुआ था उसकी आंसर शीट जो है वो आरटीआई से हमारे द्वारा निकाली गई है और उस आरटीआई की कॉपी का हम विश्लेषण करेंगे। देखेंगे हिंदी भाषा जो है यहां किस किस सेक्शन से प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, हिंदी भाषा आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान पैटर्न के अनुसार आपके मेंस के एग्जाम में 7 पेपर होने हैं और पहला जो पेपर है वो भाषा का पेपर है। हर प्रश्न पत्र 200 अंक का है, वैसे ही भाषा भी 200 अंक का है। कुल 1400 अंक का मेंस का पेपर होता है जिसमें 200 अंक जो है वो भाषा का है। ये जो भाषा का पेपर है ये 3 भागों में बटा हुआ है। एक भाग हिंदी भाषा है जो कि सिलेबस में 100 अंक का स्थान रखता है। दूसरा भाग है इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा, ये 50 अंक का आपसे पूछा जाता है। और तीसरी है छत्तीसगढ़ी भाषा। छत्तीसगढ़ी भाषा भी 50 अंक का आपके सिलेबस में शामिल है। यह सिलेबस इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, हिंदी भाषा का पेपर जो है या भाषा वाला जो पेपर है, पहला पेपर, यह आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इसको आप 2 रूपों में देख सकते हैं। एक तो आप देख सकते हैं इसको स्कोरिंग के आधार पर कि आप इसमें कैसा स्कोर करते हैं, और दूसरा आप इसको देख सकते हैं एक मनोवैज्ञानिकता के तौर पर। मनोवैज्ञानिकता के तौर पर भी आप इसको देख सकते हैं। क्यों बोल रहा हूं, समझने का कोशिश करिए। पहली चीज, जब मैं बोल रहा हूं कि ये जो पेपर है भाषा का पेपर, ये अच्छा खासा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो इसमें 140 प्लस लेकर के आते हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं यदि उसके बेसिक्स अच्छे हैं, लैंग्वेज के बेसिक अच्छे हैं, भाषा का बेसिक अच्छा है, तो कहीं ना कहीं उसको इसमें प्रॉफिट मिलता है। क्योंकि ये जो भाग है, ये हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी का भाग, तीनों भाग में मिला करके यदि मैं कहूं 70% प्रश्न जो है ये शुद्ध तौर पर व्याकरण से पूछे जाते हैं, तो कहीं गलत नहीं है। 70% प्रश्न जो है ये प्योरली व्याकरण वाले हिस्से से पूछा जाता है। और व्याकरण वाला हिस्सा ऐसा है कि आप उसकी यदि प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको परफेक्ट करता जाता है, आप उसमें निपुण होते जाते हैं और अच्छे अंक की प्रायिकता आपकी बढ़ जाती है। तो स्कोरिंग के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पहला भाग, पहला जो प्रश्न पत्र है वो। और दूसरा मैं बात करूं मनोवैज्ञानिकता की, तो हाँ, चूंकि ये आपका पहला प्रश्न पत्र होता है तो कहीं ना कहीं इसका बनना या बिगड़ना ये आपके आने वाले सभी प्रश्न पत्रों पर प्रभाव डालता है। आप खुद इसको महसूस करते हैं। मान लीजिए आपके कहीं 3-4 पेपर हैं, पहला पेपर यदि आपका अच्छा गया तो कहीं ना कहीं वो आगे के पेपर के लिए आपको मोटिवेट करता है, और यदि पहला ही पेपर बिगड़ गया तो आगे आने वाले जितने प्रश्न पत्र हैं कहीं ना कहीं उन पर नकारात्मक प्रभाव जरूर डालता है। तो ये जो प्रश्न पत्र है इसको आप दोनों नजरिए से देख सकते हैं, एक स्कोरिंग के लिहाज से भी और दूसरा मनोवैज्ञानिकता के लिहाज से भी, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। खैर, वर्ष 2020 के प्रश्न की बात करूं तो इसमें अंकों का विभाजन प्रश्न पत्र में कुछ इस तरीके से किया गया था, जिसमें परिभाषा से कुल 6 अंक के प्रश्न पूछे गए थे। पहला ही प्रश्न शब्द वाक्य की परिभाषा आपको पूछा गया था। अभी देखेंगे आंसर कैसे लिखा गया है और उसकी मार्किंग कैसे हुई है। इसके अलावा बीच में एक प्रश्न और पूछा गया है उपसर्ग से, इसकी परिभाषा पूछा गया है। तो कुल 6 अंक के प्रश्न यहां से पूछे गए हैं। उच्चारण स्थल, बार बार मैं कहता हूं कि यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। ये केवल मेंस की बात नहीं हो रही है, आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। आपको सारे वर्णों के उच्चारण स्थल याद होने चाहिए। इसके बाद पर्यायवाची 2 अंक का पूछा गया है, विलोम शब्द 2 अंक का पूछा गया है, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द 2 अंक का पूछा गया है, शब्द शुद्धि 2 अंक का है, तत्सम तद्भव 4 अंक का, जिसमें
शुरुआत वाला जो प्रश्न है उसमें आपको तत्सम शब्द बनाना था, तद्भव शब्द आपको दिया हुआ था और तत्सम बनाना था, 2 अंक का था, और तद्भव शब्द आपको दिया हुआ था उसका आपको तत्सम बनाना था, तो ये 2 अंक का। इसके बाद वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये 4 अंक का पूछा गया है। इसके बाद समास भी 4 अंक का पूछा गया है। पत्र पत्रिकाएं ये भी 4 अंक के पूछे गए हैं। उपसर्ग और प्रत्यय से यदि बात करें तो कुल 6 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं आपको। लोकोक्तियां और मुहावरे वाले पार्ट से 6 अंक का प्रश्न है। छत्तीसगढ़ के साहित्यकार से 6 अंक के प्रश्न। अपठित गद्यांश 12 अंक का प्रश्न, 2 अपठित गद्यांश दिए हुए थे और वहां से प्रश्न आपको पूछा गया है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन से 8 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। वाक्य शुद्धि से 6 और पत्र लेखन से 16, अनुवाद वाले भाग से 10 अंक के प्रश्न आपको पूछे गए हैं। तो ये मोटा मोटा हिसाब है जो कि अमूमन आपके मेंस के पेपर में ऐसा पूछता है। तो इस पैटर्न को आप ध्यान में रखिए। वर्ष 2021 का भी आंसर शीट जैसे ही एग्जाम की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, भर्तियां हो जाएंगी, उसके बाद प्रयास किया जाएगा कि आपके लिए आरटीआई की कॉपी निकाली जाए और उसके प्रश्नों को भी आप तक पहुंचाया जाए और उसकी मार्किंग कैसे हुई है ये भी आपको बताई जाए। चलिए, तो अब आते हैं आंसर शीट में। ये देखिए, ये है आंसर शीट। आपको ऐसा आंसर शीट मिला था वर्ष 2020 में। 2021 में थोड़ा सा इसके आंसर शीट में बदलाव किया गया है। वो जब नया आंसर शीट आएगा तो मैं आपको बिल्कुल अवगत कराऊंगा। चलिए, तो पहला जो प्रश्न था ये देखिए, यहां पर भाग 1 अधिकतम अंक 2+2 यानी भाग क और ख दोनों के लिए 2-2 अंक है। तो शब्द की परिभाषा पूछा है, वाक्य की परिभाषा पूछा है। इन्होंने आंसर सही लिखा, इसलिए इनको 1.5 अंक यहां से प्राप्त हुए हैं। अब भाग ख में देखें तो हिंदी भाषा की लिपि का नाम और तालव्य वर्ण कौन से हैं इसको पूछा हुआ है। तो आप बोल सकते हैं कि यहां से 4 अंक के प्रश्न आए हैं। 2 खंड हैं, हर खंड में प्रश्नों की संख्या 1-1 है। ये देखिए, तो ये प्रश्न है। इसके बाद अगला जो भाग है वो है प्रश्न क्रमांक 2। इसमें क भाग है और ख भाग है। क भाग में आपको 4-4 पर्यायवाची लिखने को कहा गया है। पर्यायवाची लिखना है किसका? द्रव्य का। अच्छा, चलिए आपको थोड़ा सा आंसर भी बताता चलूं। तो शब्द है, शब्द की परिभाषा आपको लिखने को कहा गया है। तो शब्द की परिभाषा आप क्या लिखेंगे? शब्द की परिभाषा लिखेंगे कि वर्णों के सार्थक समूह को वर्ण कहा जाता है। आप उसकी परिभाषा लिखिए और उदाहरण लिख लीजिए। इसके बाद वाक्य की परिभाषा कहा है, तो वाक्य की परिभाषा आप लिख लीजिए कि सार्थक समूहों के निश्चित समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। वाक्य का एक उदाहरण दे दीजिए और बता दीजिए उसमें वाक्य के प्रकार यदि बताना चाहें तो बता सकते हैं, यदि आपके पास स्पेस है तो, अन्यथा इधर उधर भटकने का प्रयास न करें। प्रयास ये करना है आपको कि एकदम टू द पॉइंट लेकर के जाना है आंसर को। इधर उधर भटकेंगे तो नंबर कटने की संभावना होती है। ठीक, चलिए, तो यहां पर प्रश्नों के उत्तर इन्होंने सही लिखे हैं, इसीलिए इनको 2 में 1.5 अंक दिए गए हैं। मेरे हिसाब से अच्छा अंक है। इसके बाद हिंदी भाषा की लिपि का नाम, ये देखिए बाकायदा इन्होंने देवनागरी शब्द को अंडरलाइन किया है। ये छोटी छोटी बातें आपको एग्जाम में आगे लेकर के जाती हैं, तो इन चीजों का आप बिल्कुल ध्यान रखें अपनी आंसर राइटिंग में, है ना। अभी 2021 के लिए 2022 के लिए आप मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, तो इन सारी छोटी छोटी चीजों को बिल्कुल अपने आंसर में शामिल करने का प्रयास करिए। इसके बाद तालव्य वर्ण पूछा है, तो मैंने तो आपको बताया इसके बारे में। एक फॉर्मूला होता है, ची यश याद कर लो। च वर्ग पूरा, च छ ज झ इया, इमली का ई, छोटा ई और बड़ा ई, य और शा, ये सभी तालव्य ध्वनियां होती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पर्यायवाची से। पर्यायवाची में आपको 4 शब्द दिए हैं, आधे आधे अंक के पर्यायवाची हैं। प्रश्न पूछा है इसके पर्यायवाची लिखने के लिए, और कितने कितने बोला है? 4-4। देखिए, वर्ष 2019 में भी 4 बोला था, वर्ष 2020 में भी 4 बोला है, लेकिन वर्ष 2021 का जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहां पर केवल 1 पर्यायवाची लिखने को कहा गया है, केवल 1।
इसके पहले आप अगर 2017-18 वगैरह का देखते तो वहां पर दो दो पर्यायवाची लिखने को कहा जाता था। तो एग्जाम का पैटर्न ये पर्यायवाची वाले भाग में थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता रहता है। अधिकतम आप प्रयास करिए कि कम से कम 4 पर्यायवाची आपको याद होने चाहिए, 4 पर्यायवाची। चलिए, तो द्रव्य शब्द पूछा है। द्रव्य किसको बोलते हैं? मुद्रा को बोला जाता है द्रव्य, संपत्ति को बोला जाता है ना। बहुत सारे शब्द है। वित्त होता है इसके लिए, दौलत शब्द प्रयोग करते हो द्रव्य के लिए। पदार्थ शब्द भी लिख सकते हो द्रव्य को यदि आप चाहो तो। पत्नी शब्द लिखा हुआ है, पत्नी शब्द के लिए 4 पर्यायवाची लिखने हैं। तो दारा, यामा लिखा हुआ है, यामा नहीं वामा होता है, वामा पर्यायवाची होता है। वल्लभा, प्राण प्रिया, ठीक है। विद्युत है, जैसे बिजली का पर्यायवाची बोला है तो विद्युत, चंचला, दामिनी, चपला सभी सही है। अज्ञ का पर्यायवाची लिखा है मूढ़, मूर्ख, निर्बुद्धि, गंवार। तो यहां इन्होंने एक ही पर्यायवाची जो है यहां पर एक थोड़ा सा मिस्टेक है, पढ़ा होगा लेकिन कभी कभी होता है यार एग्जाम में कि हम एकदम एग्जैक्ट शब्द को याद नहीं कर पाते हैं। एग्जाम का प्रेशर उतना होता है और होना भी चाहिए प्रेशर, है ना। चलिए, तो यामा शब्द यहां पर इन्होंने गलत लिखा था और इनको आधे अंक मिले हैं, मात्र आधे अंक। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। अब विलोम शब्द लिखने को कहा गया है। इति शब्द दिया हुआ है, गहरा शब्द दिया हुआ है, पृथक शब्द दिया हुआ है और उर्वरा शब्द दिया हुआ है। तो इति शब्द का विलोम होता है अथ, गहरा का होता है उथला, पृथक का होता है संयुक्त और उर्वरा का होता है ऊसर या बंजर। बंजर ज्यादा सही शब्द है तो आप लिख सकते हैं ये। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है समुच्चारित भिन्नार्थक शब्दों के अर्थभेद। आपको 4 शब्द दिए हुए हैं, 2 अंक का प्रश्न आपको पूछा गया है। देखिए तीसरा जो प्रश्न है वो भी 2 भागों में बटा हुआ है, क और ख में। तो अवधान और अवदान। अवधान का अर्थ होता है, देखिए जैसे आपने शब्द सुना होगा सावधान शब्द, ध्यान पूर्वक, ठीक है। अवधान के लिए अर्थ, अवधान का अर्थ होता है ध्यान पूर्वक, ध्यान से। और अवदान का अर्थ होता है योगदान, अवदान का अर्थ होता है योगदान, ठीक है। जैसे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की हिंदी साहित्यों में अवदान जो है वो प्रशंसनीय है, उल्लेखनीय है। तो अवदान शब्द जो है ये योगदान के लिए प्रयोग किया जाता है। अविरोध और अवरोध। तो अविरोध का अर्थ होता है विरोध बिना विरोध के, ठीक। वहीं अवरोध का अर्थ होता है रुकावट या रोड़ा, बाधा, आप जो लिखना चाहें। उधार शब्द जो है, उधार का इन्होंने लिखा है देय राशि। उधार का अर्थ आप सीधा ऋण भी लिखते तो चलता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उद्धार का अर्थ ऊपर उठाना से अच्छा आप लिख सकते थे यहां पर मोक्ष, मुक्ति, ये लिख सकते थे, ज्यादा बेहतर शब्द होता। गेय शब्द और गेय शब्द। गेय का अर्थ होता है गाने योग्य शब्द है गेय। गेय का अर्थ होता है गायन योग्य, यानी ऐसे पद जिनको गाया जा सके। जैसे सूर के पद हैं, जैसे तुलसी के पद हैं, ये गेय पद होते हैं। और गेय का अर्थ होता है जाना जाने योग्य, मतलब जिसको आप जान सकते हो, गेय हो, ठीक। जिसे जाना जाए, आप ये कह सकते, जिसे जाना जाए वो गेय होता है। अब अगला जो भाग है उसमें शुद्ध रूप लिखने को कहा गया है। 4 शब्द दिए हैं, ऐतिहासिक, कवियत्री, अनेकों और सदृश। तो ऐतिहासिक का ऐतिहासिक, कवियत्री का कवियत्री बिल्कुल सही लिखा है, अनेकों शब्द गलत है, अनेक होता है। और सदृश्य नहीं होता, वो या तो आप उसको सादृश्य लिख देते या सदृश लिख देते। वैसे यहां पर संभावना है कि वो उसने सदृश शब्द पूछा होगा, यह सही शब्द होता। अगला क्वेश्चन देखिए, तद्भव रूप लिखना है। तत्सम तद्भव से क्वेश्चन आया है। पहला शब्द दिया है कर्तरी। कर्तरी कहा जाता है कैंची को, कैंची को कहा जाता है कर्तरी, इसका तद्भव रूप है। अष्टाशीति,
ठीक है, अष्टाशीति बोला जाता है 88 की जो संख्या होती है उसको, आप इसको 88 लिख सकते थे। इसके बाद है खंडगृह, खंडहर को बोला जाता है खंडगृह, खंडहर को खंडगृह। क्रोध का तद्भव होता है गोद, गोद। तो ये तत्सम तद्भव से आपके प्रश्न पूछा गया है और पूछा है आपको तत्सम रूप लिखने के लिए। अब क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया है, अब तद्भव शब्द दिया है और उसका तत्सम लिखना है। जैसे रखना शब्द है, रखना शब्द का होता है रक्षण, मूठ शब्द का होता है मुष्टि या मुष्टि, श्रेष्ठी शब्द का होता है श्रेष्ठी, हल्दी शब्द का हरिद्रा इन्होंने सही लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक सार्थक शब्द लिखिए। सार्थक शब्द लिखना है, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा, क्या कहा जाता है उसको? उसे कहा जाता है अंतर कथा या अंतः कथा, अंतः कथा कहा जाता है। जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन, बिल्कुल सही है। वह व्यक्ति जो अपना ऋण चुकाने में असमर्थ घोषित हो गया है, इन्होंने ऋणग्रस्त लिखा है। यहां पर इसका जवाब होना चाहिए था दिवालिया, दिवालिया। दिवालिया व्यक्ति हो जाता है जो अपना ऋण चुकाने में असमर्थ घोषित हो जाता है। नाक से बाहर निकलने वाले श्वास, इसे कहा जाता है निःश्वास, निःश्वास कहा जाता है। ठीक, तो ये आपके तत्सम तद्भव से कुल 4 अंक के प्रश्न आपको पूछे गए हैं, जिसमें से 4 जो हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से आपको 4 प्रश्न दिया था, एक एक अंक का हर प्रश्न था और 4 अंक यहां पर निर्धारित थे। अगला भाग जो है वो समास विग्रह से है। समास विग्रह में 4 शब्द आपको दिए हैं, 4 शब्द, जिसमें क्वेश्चन जो है ये 2 भागों में बटा हुआ है, क और ख में। क वाले भाग में आपको 4 शब्द दिए हैं और इनके लिए 2 अंक कुल निर्धारित किए गए हैं। शब्द क्या दिया है? यथार्थ शब्द, इसका समास विग्रह करते हुए उसका अर्थ बताना है। हथकड़ी है, दोपहर है, महाराजा है। तो यथार्थ का होता है अर्थ के अनुसार अव्ययी भाव समास है। हथकड़ी, हाथ के लिए घड़ी, तत्पुरुष समास है ना, संप्रदान तत्पुरुष है। दोपहर, दोपहर क्या है? 2 पहरों का समूह है, यानी यहां पर द्विगु समास है। महाराजा, महान है जो राजा, तो यहां पर कर्मधारय समास है। तो यहां पर आपको प्रश्न में पूरे के पूरे 2 अंक देने थे। ठीक, इन्होंने आंसर सही लिखा है, लेकिन पता नहीं चेक करने वाले ने कैसा किया है, 1 अंक दिया है इनको। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है संधि और समास में 2 प्रमुख अंतर बताना है। आप इसको चाहे तो पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, और मेरे हिसाब से तो पॉइंट वाइज लिखे ज्यादा बेहतर होगा। जैसे इन्होंने लिखा है, ये देखिए, पहला नंबर और ये दूसरा नंबर। पहले में लिखा है संधि में 2 वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में 2 पदों का मेल होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा लिखा है संधि में शब्दों के मूल अर्थ में परिवर्तन नहीं होता, जबकि समास में शब्द का मूल अर्थ कभी कभी बदल जाता है। जैसे हम देखते हैं बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा पद जो होता है वो प्रधान हो जाता है, तो बिल्कुल सही है। इनको इस प्रश्न के जब उत्तर में 1.5 अंक मिले हुए हैं, 1.5 मार्क्स मिले हुए हैं 2 में से। इसके बाद पत्र पत्रिका से क्वेश्चन है, पूछा है आपको हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम लिखिए। अब देखो, इन्होंने आंसर सही लिखा है, पंडित बालकृष्ण भट्ट जो है ये इसके संपादक हैं। इसके बाद भारतेंदु द्वारा स्त्रियों के लिए संपादित पत्रिका का नाम लिखे, तो बाला बोधिनी, ये भी सही लिखा है इन्होंने। हिंदी के 2 राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों के नाम लिखे, तो पहला उदंत मार्तंड, दूसरा सैनिक, ये भी आंसर सही लिखा है। आलोचना पत्रिका कहां से प्रकाशित हो रही है, तो इन्होंने आंसर नहीं लिखा है। वैसे इसका प्रकाशन हो रहा है नई दिल्ली से, नई दिल्ली से इसका प्रकाशन हो रहा है। इसके बाद अगला जो भाग है, अब देखिए इसमें मजे की बात वही है, क्या इसमें अंक दिए गए हैं 0, जबकि यहां पर इनके 4 में से 3 आंसर एकदम सही है। ये 3 आंसर बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है इसमें, सही है ये।
लेकिन यहां पर आयोग ने इसमें आंसर नहीं दिया है। ये चेक करने वाले की त्रुटि है, बिल्कुल त्रुटि है। और 3-3 लोग चेक करते हैं तो कायदे से उनको ये देखना चाहिए कि इन्होंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। सही लिखा है इन्होंने आंसर। पंडित बालकृष्ण भट्ट, बाला बोधनी, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न। इसमें 2 भाग हैं, क और ख। पहले भाग में प्रश्न पूछा गया है उपसर्ग किसे कहते हैं, परिभाषा से प्रश्न पूछा गया उपसर्ग के। और दूसरा, निम्नलिखित उपसर्गों से 2-2 शब्द बनाइए। आपको 4 उपसर्ग दिए हुए हैं और उससे 2-2 शब्द बनाने हैं। तो इसमें पहला उपसर्ग है अन, दूसरा है अप, तीसरा है दुह, चौथा है परा। तो अन से 2 शब्द बन सकते हैं। इन्होंने देखिए दोनों शब्द गलत बनाए हैं, अनंत और अनागत। दोनों जगह पे अन उपसर्ग होता है, न कि अन। अन उपसर्ग आपको पूछा गया है, न कि अन। अन उपसर्ग से शब्द कैसे बनता है, जैसे अनपढ़, अनगढ़, इस प्रकार के शब्द बनते हैं। अनचिन्हार, ऐसे शब्द बनते हैं अन से। अप से अपयश, ठीक है, अपवाद भी सही है। दुह और परा से भी आपको 2-2 शब्द बनाने को दिया हुआ था। अधिकतम अंक 2 अंक का प्रश्न था ये, और यहां पर आपको, आप चाहते तो अधिकतम अंक ला सकते थे। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रत्ययों से 2-2 शब्दों की रचना करिए। अब प्रत्यय से 2 शब्द बनाने हैं। पहला प्रत्यय है इक, तो इसमें लिखा गया है लौकिक, हार्दिक, बिल्कुल सही है। य प्रत्यय है, य प्रत्यय से पय और जय, गलत है शब्द। य प्रत्यय से शब्द कैसे बनता है, जैसे मान लो शब्द होता सुंदर, सुंदर शब्द में आप य जोड़ देते हैं तो शब्द बनता है सौंदर्य, सौंदर्य। इसी प्रकार उदार शब्द है, उदार, इसमें अगर आप य जोड़ते हैं तो शब्द बन जाता है औदार्य, औदार्य शब्द बन जाता है। तो ऐसे शब्द आपको बनाने थे, थोड़ा सा कठिन था ये, बिल्कुल। पन प्रत्यय से बचपन, कालापन, बिल्कुल सही है। माट प्रत्यय आपको पूछा गया है, माट। अब देखिए ये जो माट प्रत्यय है ये जनरली आप हिंदी के प्रत्ययों में नहीं पढ़ते हैं। हिंदी के प्रत्ययों में आप इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि माट जो प्रत्यय है ये संस्कृत का प्रत्यय या हिंदी का प्रत्यय है ही नहीं, है ही नहीं। हो सकता है ये टाइप करते समय की त्रुटि हो, मत लिखते हुए माट लिखा हो, या कुछ भी संभावना हो सकती है ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भाई ये त्रुटि ही है, ठीक है, हो सकता है यहां पे त्रुटि हुई हो। देखिए संस्कृत का उपसर्ग नहीं है, ये हिंदी का उपसर्ग नहीं है, ये असल में है मराठी भाषा का प्रत्यय, मराठी भाषा का प्रत्यय है। तो ये थोड़ा सा कठिन होता, बिल्कुल। ये या वाला और ये माट वाला, ये दोनों कहीं ना कहीं आपसे कठिन प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों के मूल प्रत्यय बताने हैं। शब्द है स्वेच्छाचार, पंचायत, खटोला और ठहाका। तो इसमें इन्होंने सभी आंसर सही लिखे हैं, पूरे 2 में 2 अंक इनको मिले हैं। स्वेच्छाचार में आचार होता है, पंचायत में आयत होता है, खटोला में ओला होता है और ठहाका में आका होता है, बिल्कुल सही है। इसीलिए इनको पूरे 2 में 2 अंक दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में मध्यकाल को कितने भागों में बांटा गया है, उनके नाम लिखिए। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में मध्यकाल को बेसिकली बांटा गया है 3 भागों में, जिसमें पहला भाग जो है वो कहलाता है राम मार्गी शाखा, राम मार्गी शाखा। दूसरा भाग जो है वो कहलाता है कृष्ण मार्गी शाखा, और तीसरा भाग जो है वो कहलाता है सूफी शाखा। ये 3 शाखाएं हैं। हो सकता है इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ करने के लिए उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि काल के विभाजन में हम इसको सामान्यतः हमारे दिमाग में ये शब्द आते हैं उत्तर मध्यकाल, भक्ति काल और पूर्व मध्यकाल, ये 3 काल आते हैं। यहां पर मध्यकाल को आपको पूछ रहा है।
मध्यकाल जो शाखा है ये 3 भागों में आप बिल्कुल बांटते हैं, पूर्व काल, भक्ति काल और उत्तर काल, 3 भागों में बांटते हैं। लेकिन शायद देखिए यहां पर इनको 0 अंक मिले हैं, हो सकता है वो यहां पर काव्य की प्रवृत्ति के आधार पर प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हो, तो प्रश्न का उत्तर उसको 3 भागों में मिल सकता था ऐसा बांट करके। तो इसका आंसर जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में मध्यकाल को 3 भागों में बांटा गया है बिल्कुल, लेकिन पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल। इसमें यदि देखोगे तो उत्तर मध्यकाल जो है इसको तो आप रीति काल के नाम से ऐसे ही जानते हो, तो ये तो मध्यकाल के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऐसा एक हो सकता है उनका मत हो, लेकिन प्रवृत्ति के आधार पर देखोगे तो राम मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा और सूफी शाखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विभाजन में भी ये चीजें एकदम स्पष्ट हैं कि हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है वो 3 भागों में होता है, राम मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी और सूफी शाखा, ये 3 भागों में। राम मार्गी शाखा में तुलसीदास आते हैं आपके, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामलला, नहछू, इस प्रकार की रचना के साथ मतीराम आते हैं। इसके अलावा कृष्ण मार्गी शाखा में सबसे पहले तो सूरदास आते हैं, है ना, सुरसारावली, साहित्य लहरी, इस प्रकार की रचना। अपनी मीराबाई आती हैं, मीराबाई की रचना नरसिंह जी का मायरा। इसके अलावा अष्टछाप के जितने कवि हैं वो सबके सब आते हैं इसमें। उसके बाद सूफी शाखा में आप आएंगे तो सूफी शाखा में मुल्ला दाऊद आते हैं, चन्नायन वाले। इसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी आते हैं। तो बहुत सारे रचनाकार हैं। तो काव्य की प्रवृत्ति के आधार पर इसको आप 3 भागों में बांटते हैं, ना कि समय अवधि के आधार पे। तो यहां पर उत्तर जो है वो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन दिया हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। यह काम आप पर निर्भर करता है, तो यह काम आप पर निर्भर है, ये सही होता। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, या तो सीधा लिखिए मुझसे यह काम संभव नहीं है, या मुझसे यह काम नहीं हो सकता। संभव और सकना ये दोनों रिपीटेशन को दिखा रहे हैं, और रिपीटेशन वाले वाक्य अशुद्ध होते हैं। हम तो अवश्य ही जाएंगे, तो यहां पर सीधा होता हम अवश्य जाएंगे। तो और ही जो है इसका प्रयोग जो है ये अनावश्यक रूप से दिख रहा है, अधिक पदत्व का दोष दिख रहा है वाक्य में। अगला है, लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए, बड़ी संख्या में जमा हो गए, मात्रा नहीं, बड़ी संख्या में जमा हो गए। अगला क्वेश्चन, मदन को मेरा स्मरण दिला देना, नहीं, मदन को मेरा स्मरण करा देना या कराना। वे अनेक विषय के ज्ञाता था, नहीं, वे अनेक विषयों के ज्ञाता थे। ठीक है, यहां पर था नहीं, थे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, ये भी क और ख में बटा हुआ है। क वाले भाग में लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करने को कहा गया है। पहला है, सांझे की हांडी चौराहे पर फूटी, यानी सांझे की हांडी चौराहे पर फूटी बोलने का मतलब, इसको हिंदी में एक और इसके लिए कहावत आता है, ज्यादा जोगी मठ उजाड़। ठीक है, यानी जरूरत से ज्यादा लोग जहां पर साझेदारी से काम करते हैं वहां पर कहीं ना कहीं नुकसान होने की संभावना ज्यादा होती है। तो जिम्मेदारी एक की होनी चाहिए वरना काम बिगड़ जाता है, बिल्कुल सही। अरहर की टट्टी और गुजराती ताला, यानी कोई तुच्छ वस्तु है उसके रख रखाव में ज्यादा आप खर्च कर रहे हो, तो उसी के लिए ये लोकोक्ति प्रयोग की जाती है। अगला है, एक मुंह दो बात, यानी एक ही व्यक्ति के द्वारा दो अलग अलग बातें कहना किसी एक ही विषय पर आधारित। तो एक बात पर न टिके रहना, ये इसका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, ख वाला जो भाग है उसमें लिखा है, मुहावरों व कहावतों में 3 अंतर लिखिए। तो मेरे हिसाब से ये 3 पॉइंट आप बना के लिख देते तो आपको अच्छे अंक मिल जाते। इन्होंने लिखा है, देखिए, मुहावरा वाक्यांश होता है जबकि कहावतें पूर्ण वाक्य होती हैं। मुहावरा अपने रूढ़ अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है जबकि कहावत लोक में प्रचलित कथन होते हैं, बिल्कुल सही है। मुहावरों में परिवर्तन की गुंजाइश होती है जबकि कहावतें अपरिवर्तित होती हैं। आप इसको ऐसा लिख सकते थे कि मुहावरे जो हैं ये विकारी होते हैं जबकि लोकोक्तियां अविकारी होती हैं।
बिल्कुल, तो इनका आंसर सही है। 2 में से 1.5 अंक इनको मिले हैं। अगला, सॉरी, 3 में से 1.5 अंक मिले हैं। 3 अंक का प्रश्न था, उसमें 1.5 अंक इनको मिले हुए हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। पहला भाग आपको याद होगा 1050 विक्रम संवत से प्रारंभ होता है और 1375 विक्रम संवत तक चलता है। दूसरा भाग 1375 विक्रम संवत से प्रारंभ होता है और 1700 विक्रम संवत तक चलता है। तीसरा भाग 1700 विक्रम संवत से प्रारंभ होकर के 1900 विक्रम संवत तक चलता है और चौथा भाग 1900 विक्रम संवत से अब तक इस रूप में बांट करके आप इसको पढ़ते हैं। पहले भाग को इन्होंने नाम दिया था आदिकाल, दूसरे भाग को इन्होंने नाम दिया भक्ति काल, तीसरे भाग को इन्होंने नाम दिया था रीतिकाल और चौथे भाग को इन्होंने नाम दिया था आधुनिक काल। तो ये 4 काल हमको दिखाई पड़ते हैं हिंदी साहित्य के काल विभाजन में। तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन में ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का विभाजन है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ये विक्रम संवत है कि ईस्वी है। विक्रम संवत से प्रारंभ हुआ है भाई, और यदि आपको इसको ईस्वी सन में करना है तो 57 माइनस कर दो, मतलब लगभग 993 ईस्वी संवत से हिंदी साहित्य का काल विभाजन प्रारंभ होता है, या हिंदी साहित्य का इतिहास प्रारंभ होता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। और ये जो काल है ये अपभ्रंशों का काल है, इसीलिए इस काल में आपको अधिकांश रचनाएं जो हैं वो अपभ्रंशित भाषा में दिखाई पड़ेंगी। जो लोक भाषाएं हैं उनका अस्तित्व आपको ज्यादा मिलेगा, जैसे चंदबरदाई पढ़ लीजिए, पृथ्वीराज रासो, इसके अलावा हमीर रासो पढ़ लीजिए, है ना। उस काल के जो नाथ साहित्य है वो पढ़ लीजिए, हठ प्रदीपिका वगैरह स्वात्माराम की भी है ना, गोरखनाथ जी की है। उलटबासी जो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है वो भी लगभग माना जाता है कि उसी काल से चली आ रही है। उसके बाद जो जैन साहित्य है जिसको हम रास साहित्य कहते हैं वो भी इसी काल की देन है, जिसमें जिनदत्त सूरी, नेमिनाथ सूरी, है ना, इन सभियों का नाम आता रहता है। इसके अलावा जो सिद्ध साहित्य हैं जो मूलतः पाली भाषा में लिखे गए हैं, सिद्ध साहित्य, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा शोध कार्य किया है राहुल सांकृत्यायन ने। नाम सुना होगा आपने, राहुल सांकृत्यायन ने बहुत ज्यादा शोध कार्य किया है पाली और अपभ्रंशों पर। तो ये जो विभाजन है ये आपको एग्जाम में पूछा है, आपको 3 अंक का प्रश्न पूछा था, पूरे के पूरे 3 में 3 अंक दिए गए हैं आपको। खत्म बात। अगला भाग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो द्वारा विभाजित हिंदी साहित्य के काल विभाजन का नाम और उनके समय का उल्लेख करिए। तो वही जो आपको अभी बताया मैंने, इसी को आपको लिखना था। चलिए अगला भाग, 13वां प्रश्न, भाग क, निम्नलिखित रचनाएं छत्तीसगढ़ के किन साहित्यकारों की हैं, उनके नाम लिखे। यानी साहित्य और साहित्यकार वाले सेक्शन से प्रश्न आपको पूछा जा रहा है। 3 प्रश्न है, भक्ति चिंतामणि गोपाल मिश्र जी की है, कुल के मर्जाद केयूर भूषण की, और ऊंच और नीच ये खूबचंद बघेल जी की रचना है। तो ये आपको बताना था, बिल्कुल इन्होंने बताया और पूरे में पूरे अंक इनको मिले हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित साहित्यकारों की एक एक रचना का नाम लिखना है। तो लखनलाल गुप्त, बाबू रेवाराम और बाबू बोधी सिंह, ये थोड़ा सा नया नाम दिख रहा है, हो सकता है इसको सॉल्व करने में थोड़ी कठिनाई हुई होगी। बहुत सारे नाम नए नए मिलते रहते हैं इसमें, तो बिल्कुल आश्चर्य नहीं होना है, आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला भाग जो है 14वां प्रश्न। अब देखिए ये वाला प्रश्न जो है एकदम फैक्चुअल है, इसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता ना, एकदम नया पूछ ही दिया, आप नहीं पढ़े हो तो कैसे बनाओगे उसको। बेहतर यही होता है आप उसको छोड़ दीजिए। अगला जो भाग है वो अपठित गद्यांश से है। अपठित गद्यांश से आपको 2 प्रश्न पूछे गए हैं, प्रत्येक जो अपठित गद्यांश है वो 6 अंक का, इस तरीके से कुल 12 अंक के प्रश्न आपको अपठित गद्यांश से पूछे गए हैं।
और दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं जैसा अपठित गद्यांश में पूछा जाता है। पहले वाले प्रश्न के प्रकार में आप देखना, आपको शीर्षक लिखने के लिए बोला जाएगा, साथ में 1/3 शब्दों में उसका सार लेखन करने को कहा जाएगा। तो शीर्षक के लिए 1 अंक और 1/3 शब्दों के लिए 5 अंक, तो कुल 6 अंक का एक प्रश्न हो गया। अगला भाग जो है वो प्रस्तुत अपठित गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपका जो दूसरा पैटर्न होता है अपठित गद्यांश से वो यही होता है कि आपको 5 या 6 प्रश्न आपको दे दिए जाएंगे, हर प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होते हैं और 6 अंक का प्रश्न यहां से पूछा गया है। तो कुल 12 अंक के प्रश्न जो हैं वो आपको अपठित गद्यांश वाले भाग से पूछा गया। ये देखिए अपठित गद्यांश के प्रश्न हैं। अगला है पत्र लेखन वाला भाग। तो पत्र लेखन से 16वां प्रश्न क्या पूछा गया है, अर्धशासकीय पत्र किसे कहते हैं, इसकी 3 प्रमुख विशेषताएं लिखनी है। तो अर्धशासकीय पत्र क्या होता है, पूरा पेज दिया हुआ है आपको प्रयास करना है कि आप अर्धशासकीय पत्र के बारे में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बता सके। यहां पर विशेषता तो आप 5 लाइन में 4 लाइन में खत्म कर सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप बेहतर उत्तर चाहते हैं तो जैसे हम बचपन में करते थे ना, ये पहला पॉइंट लगाए, फिर उसके बाद विशेषता में पहली विशेषता लिखे, डैश करके फिर उसकी विशेषता को इलेबोरेट कर दीजिए। ये बेहतर तरीका होता है, इससे आपके उत्तर में जो हेडिंग है वो अलग से दिखता है। तो आपको इस तरीके का प्रयास करना चाहिए, ठीक। तो इनको 3 अंक के प्रश्न में 1.5 अंक मिले हुए हैं, मेरे हिसाब से खराब अंक नहीं है, क्योंकि ये ऐसा सेक्शन है जहां से नंबर कभी भी आपको पूरे मिलते ही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको पूछा था अर्धशासकीय पत्र का एक प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। आपको प्रारूप बनाना है, तो प्रारूप इन्होंने बनाया है, 5 में से इन्हें 2 अंक दिए गए हैं, 2 अंक मिले हैं, ठीक। वैसे मेरे हिसाब से ये कम से कम 3 अंक के लायक तो था, 3 साढ़े 3 अंक तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिप्पण किसे कहते हैं, इसकी 3 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो फिर वही बात, आपको टिप्पणी की परिभाषा लिखनी है, टिप्पणी क्या होती है, और उसके 3 विशेषताओं को सामने दिखाना था। अगला क्वेश्चन, परिपत्र की परिभाषा लिखते हुए इसका एक प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। तो परिपत्र को परिभाषित करना है, साथ में उसका एक फॉर्मेट भी बनाना है आपको। तो ये इन्होंने उसकी परिभाषा लिखी और ये उसका फॉर्मेट बनाया। 5 अंक में 2 अंक इनको मिले हैं, मेरे हिसाब से अंक थोड़े से और ज्यादा मिलने चाहिए थे। अगला भाग, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो अनुवाद का क्वेश्चन है। अनुवाद में आपको 5 अंक का प्रश्न दिया जाता है और मैंने जहां तक इसमें अनुभव किया है कि आप इस अनुवाद को ब्रह्मा से भी लिखा के ला देंगे ना तो भी वो पूरे अंक नहीं देगा। मैंने ये महसूस किया है, ये अनुभव बता रहा हूं आपको, है ना। जितने बार भी आरटीआई की कॉपी मैंने निकाली है, हमेशा इसको मैं चेक करता हूं कि किसी को तो आधे से ज्यादा अंक मिले या कम से कम 5 में से 3 अंक, 3.5 अंक तक तो मिले, लेकिन मैंने 3 अंक अधिकतम देखा है, उसके ऊपर कभी अनुवाद वाले भाग में उससे अधिक अंक नहीं देखे। हाँ, अगर अनुवाद जो है वो इस फॉर्मेट में रहता, पहला, दूसरा, तीसरा, तब यहां पर आपको 5 में से 4 अंक मैंने देखे हैं। ये 2017, 16, 15 उस समय ये फॉर्मेट चला करता था, तो उस समय ये प्रश्न पूछा गया है और इस फॉर्मेट में 5 में से 4 अंक मिलता था। लेकिन अब चूंकि पैराग्राफ दे रहा है तो जाहिर सी बात है, आप समझते हैं पैराग्राफ लिखना वैसे भी बोझिल होता है, तो मेरे ख्याल से यहां पर उनको थोड़ी सी और नरमी बरतनी चाहिए और कम से कम 5 में से 3 अंक या 3.5 अंक तक देने का प्रयास करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। ये देखिए यहां पर भी इन्होंने सही लिखा है, मैंने इसको चेक किया है, सही लिखा है। आपको पढ़ के सुनाता हूं। वरिष्ठता सूची में उनका नाम नहीं है, उसका नाम नहीं है। हिज हर नेम इज नॉट इन द सीनियरिटी लिस्ट, सही लिखा है। यहां पर तो पूरे 1 में 1 मिलना था इनको, 1 अंक का प्रश्न था तो 1 में 1 पूरा मिलना था इनको, लेकिन 1 में 1 नहीं मिला।
ये 5 प्रश्न मिला करके उनको अधिकतम 2 अंक दिया गया है। तो मुझे लगता है यहां पर थोड़ा सा और नरमी बरतना चाहिए और इतना टफ चेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो पेपर है ये कहीं ना कहीं एक डिसाइडर पेपर होता है और कुछ अभ्यर्थियों को इसमें बहुत अच्छे अंक मिल जाते हैं और कुछ लोगों को इस प्रकार से यदि नंबर काटेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी संभावनाएं भी कम होती जाएंगी। तो थोड़ा सा इसमें नरमी बरता जा सकता है। तो ये आपके वर्ष 2022 के हिंदी भाषा का विश्लेषण था। हिंदी भाषा ऐसा सब्जेक्ट है, आप इसका विश्लेषण किए हैं, आपको पता चलेगा कि पूरा जो पेपर है इसके लगभग 60% अंक जो है ये पूछे गए हैं व्याकरण वाले भाग से। और व्याकरण वाला भाग मेरे हिसाब से ऐसा सेक्शन है जहां पर यदि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं तो कहीं ना कहीं यहां पर नंबर पाने की प्रायिकता आपकी बढ़ती है। बाकी का जो 40% भाग है मैं कहूंगा इसमें लगभग ऑन एन एवरेज अगर ले लूं तो 50% का मार्जिन रहता है, यानी 50% अंक ही आपको मिलते हैं मेरे हिसाब से, चाहे पत्र लेखन हो, चाहे अपठित गद्यांश हो, चाहे अनुवाद वाला सेक्शन हो। मुझे लगता है कि यहां पर 50% से ज्यादा अंक आपको नहीं दिए जाते हैं। तो मेरी तो यही राय है कि आप जब तैयारी कर रहे हैं तो ये जो सेक्शन हमको दिख रहा है व्याकरण वाला, इस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें और प्रयास करें कि यहां से ज्यादा अंक आप निकाल सकें, क्योंकि ये सेक्शन यदि आपको मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं वो आपको निबंध वाले पेपर में और अन्य जो भी पेपर होने वाले हैं उन सभी में आपको हेल्प करेगा। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में मैं छत्तीसगढ़ी भाषा के विश्लेषण को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।